That is the way he lived. That is what he leaves us. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। नाजरीन, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मेरा रब्ता हुआ है। कुछ मसरूफियत थी घरेलू। चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि एक सच्चा वाक़या है। यकीनन आपको पसंद आएगा। वो काला नाग तेज़ी से मेरे पैरों को छू कर गुजर गया। मेरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई। इस सांप ने यह हरकत आज पहली बार नहीं की थी। वो अक्सर मेरे साथ ऐसी हरकतें करता रहता था। मैं इस वक्त खेत में काम कर रहा था। इस साल जो फसल तैयार हुई थी वो कट चुकी थी। नई फसल की तैयारी हो रही थी। खेत में हल चल चुका था। मैं अपने वालिद के साथ ज़मीन में बीज डाल रहा था। अब्बा जान किसी काम से घर गए हुए थे। मैं इस वक्त खेत में अकेला काम कर रहा था। काले नाग ने यह हरकत पहली बार नहीं की थी। वो अक्सर मेरे साथ काम करता रहता था। मैं काम में मसरूफ़ होता था और ये अचानक कभी मेरे पाँव को छूकर, कभी खेत में झुका होने पर मेरी कमर पर से सवार होकर गुजर जाता था। कभी खेत में सोया हुआ होता था तो मेरे सीने पर से गुजर जाता था। मैं सोते में हड़बड़ा कर उठकर खड़ा होता था। इस पर नज़र पड़ने पर भी मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं इसे इस शरारत पर कोई सज़ा भी नहीं दे पाता था। वो तेज़ी से फसल में गुम हो जाता था। खेतों में अक्सर सांप निकल आते हैं। अक्सर इस कदर जहरीले होते हैं कि इंसान को डस लेने पर इसकी फ़ौरन मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए सांप को देखते ही फ़ौरन मार दिया जाता है ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सांप दूसरे सांपों से मुख्तलिफ था। मैं इस सांप को बचपन से देख रहा था। आज तक इस सांप ने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैंने इसे पहली बार देखा था। मैं इस वक्त कम उम्र था। मैं ना समझते हुए भी इसके पास से गुज़रने पर अपने हाथों से पकड़कर गले में डाल लिया करता था। सांप ने मुझे इस हरकत पर कुछ भी नुकसान ना पहुंचाया था। वह खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। खेत में काम करते अब्बा जी की जो मुझ पर नज़र पड़ी, वो घबरा कर तेज़ी से मेरी तरफ दौड़े थे। अब्बा जान को ख़तरा था कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सांप ने भी अब्बा जान को देख लिया था, इसीलिए वो खामोशी से मेरे गले से उतरकर फसल में गुम हो गया था। अब्बा जान ने जल्दी से मेरे हाथ पाँव को चेक किया कि कहीं सांप ने मुझे डस तो नहीं लिया। अच्छी तरह चेक करके वो मुझसे मुखातिब हुए। मशकूर बेटा, कहीं तुमको इस सांप ने काटा तो नहीं है? तुमने खुद इसे पकड़कर अपने गले डाला था? वो चौंक कर मुझे देखने लगे। हाँ, ये मुझे पसंद आ गया था, इसलिए मैं इसे पकड़कर खेल रहा था। मैंने बताया, बेटा ये मुर्गी का चूज़ा नहीं है जो तुमने इसे खेलने को पकड़ लिया। ये सांप है, इंसानों को डस लेता है जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। आइंदा सांपों से दूर रहना। अब्बा जान ने नसीहत की। ठीक है अब्बा, मैं सांप को नहीं पकड़ूंगा, मैंने कहा। इस दिन से मैंने वाकई फिर कभी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो सांप अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाता था। इसके पास बैठने पर मैं खौफज़दा होकर अब्बा जान को भी आवाज़ देता। अब्बा जान जैसे ही मेरे करीब आते, सांप तेज़ी से भाग जाता। अब मैं नौउम्री की दौर से निकलकर उम्र की दौर में दाखिल हो चुका था। स्कूल से आने पर मैं अब्बा जान का हाथ को बटाने के लिए खेत में आ जाता। खेत में काम करने से मुझे मुख्तलिफ़ फसलें उगाने के बारे में मालूमात मिल रही थी। मुझे भी खेत में काम करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं अब्बा जान का खेत में हाथ बटाता था। बचपन से अभी तक इस काले नाग ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसके शरारत करने पर मैं खौफज़दा हो जाता था। मुझे ये ख़तरा भी था कि कहीं कोई दूसरा सांप मेरी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर डस ना ले। आज मैं बहुत गुस्से में था। मेरा रहीम परचून वाले से झगड़ा हो गया था। मैं कुछ सामान लेने इसके पास गया था, लेकिन इसने सामान देने से
इनकार कर दिया और कहा, पहले पैसे ले आओ, तुम्हारे वालिद की तरफ बहुत उधार चढ़ गया है। रहीम भाई, कैसे गैरों वाली बात कर रहे हो? अभी फसल उतरी है, फसल के पैसे अभी आए नहीं हैं। जैसे ही रकम आती है अब्बा तुम्हारा एक एक रुपया अदा कर देंगे। मैंने इन्हें समझाया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी किसी को पैसे देने होते हैं। जब भी दुकान के लिए सामान मिलता है, सामान चाहिए तो पैसे लेकर आओ, वरना चलते फिरते नजर आओ। रहीम ने कहा। इसकी बात पर मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ गया और मैं सामान लिए बगैर खेत पर चला गया। काले नाग की शरारत पर मुझे कभी इतना गुस्सा ना आया था जितना आज गुस्सा आया था। मैंने गुस्से में इधर उधर नज़रें दौड़ाई। कुछ फासले पर काला नाग बैठा नज़र आया। इसके मुंह दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। इसका रुख देखकर मैं इसके नज़दीक पहुंचा फावड़ा लेकर। मैंने आओ देखा न ताओ, लपक कर फावड़े से सांप पर हमला कर दिया। चंद मिनटों में इस काले नाग के कई टुकड़े कर डाले। काले नाग के मार देने पर मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन मैंने ये कि क्या कर दिया। ऐसी शरारत ये रोज़ ही करता था। मुझे कभी इस पर इतना गुस्सा ना आया था जिस कदर शदीद गुस्सा मुझे आज आया था। ये रहीम परचून वाले से तलक कलामी का नतीजा था। इसका गुस्सा मैंने काले नाग पर उतार दिया था। मेरे अफसोस करने से वो काला नाग दोबारा तो ज़िंदा हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक घड़े खोदकर काले नाग के जिस्म के टुकड़े इसमें डालकर मट्टी डालकर घड़े का मुंह बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस इक़दाम से मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। मैं स्कूल से छुट्टी होने पर घर आ रहा था कि किसी ने अचानक ही मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। इसके हाथ में एक रुमाल भी था। मैं मज़ाक करना चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे कुछ खबर ना थी कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। होश आने पर मैंने ख़ुद को एक बेकार कैंप में पाया। वहाँ बच्चों और बड़ों से भीख मांगी जाती थी। जो इनकार करता था इसकी हंटर से पिटाई की जाती थी। खाने को खुराक भी कम दी जाती थी। खुराक के मुकाबले में मेहनत ज़्यादा ली जाती थी। मैं इस बेकार कैंप में 2 साल कैद रहा। एक दिन हमें पहाड़ी इलाके में पत्थर तोड़ने पर लगा दिया था। काम के दौरान बेख्याली में पहाड़ से मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिरकर नीचे गिर पड़ा। मैं शदीद ज़ख्मी हुआ था। 1 माह तक मैं ज़ेरे इलाज रहा। मेरी एक टांग शदीद मुतासिर हुई थी और उसको काट दी गई थी। मैं बेकार कैंप वालों के लिए बेकार हो गया था। उन्होंने मुझे पेशावर गदागरों के गुरु के एक उस्ताद के पास फ़रोख्त कर दिया। इसने मुझे एक चौक पर भीख मांगने को बिठा दिया। मेरी और मेरी तरह दूसरे बच्चों की भी निगरानी पर चंद अफराद मामूर थे, ताकि हम वहाँ से कहीं भाग ना जाएं। मैं जिस चौक पर भीख मांगने बैठा था वहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा थी, इसलिए दूसरे बच्चों के मुकाबले में मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे। जिन बच्चों को कम पैसे मिलते थे इनकी शाम में खूब धुनाई होती थी। इन्हें कामचोर और हड हराम जैसे लक़बात से नवाजा जाता था। एक दिन पुलिस ने छापा मारकर तमाम मांगने वाले बच्चों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया और इन बच्चों से कुछ पूछताछ की जाने लगी। वो कहाँ के रहने वाले हैं और किसके हुक्म पर सड़कों पर भीख मांगते हैं। सब ने साफ साफ बता दिया कि वो खुद भीख मांगना नहीं चाहते, बल्कि पेशावर गदागरों से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद जग्गा के कहने पर भीख मांगते हैं। उस्ताद जग्गा के ठिकाने पर छापा मारा गया। उस्ताद जग्गा और इसके साथियों को पहले ही खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो ठिकाना छोड़कर किसी महफूज जगह पर छुप गए थे। बच्चों से मालूमात ली गई कि वो कहाँ से लाए गए थे। इनकी मालूमात पर इन्हें इनके वर्षा के हवाले कर दिया गया। मुझे भी मेरे गांव लाया गया। वहां पहुंचकर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मेरे गांव से जाने के 2 माह बाद मेरे वालिद और वालदा को किसी सांप ने सोते में काट लिया था और इनका इंतकाल हो गया था। मुझे अपने वालिदैन के इंतकाल का सुनकर बेइंतहा से ज़्यादा दुख हुआ।
लेकिन मेरे दुख और अफसोस करने से वो वापस तो आ नहीं सकते थे। मैं गांव से गायब होकर वापस गांव में आ गया था। एक सांप को मारने की बड़ी सज़ा मिली थी। गांव में आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गांव से पूरे 3 साल गायब रहा हूँ। इन 3 सालों में माँ बाप की शफ़क़त से महरूम हो गया था। एक टांग ज़ाया हो चुकी थी। खेती बाड़ी के लिए ज़मीन ख़राब हो चुकी थी। ज़मीन को नए सिरे से मेहनत करके काश्त के काबिल बनाया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे हौसला हारने पर सब कुछ ख़त्म हो जाता। ज़मीन पर खूब मेहनत की, तब कहीं जाकर वो काबिल काश्त ज़मीन बन गई। गांव में रिश्तेदारों की मदद से फसल उगाई। फसल बहुत शानदार हुई। रिश्तेदारों से लिए कर्ज़ की अदायगी करने पर भी मेरे पास माकूल रकम बच गई थी। गांव में आए मुझे कई साल बीत गए। मुझे इस जैसा सांप फिर दोबारा ज़मीन पर नज़र न आया, जिसको मैं बचपन से देखता आया था और वो मेरे हाथों हलाक हुआ था। खेत में अब भी अकड़ सांप नज़र आ जाते हैं, लेकिन इस जैसा सांप नज़र नहीं आया। कोई सांप नज़र आ जाने तो मैं इस सांप को कुछ भी नहीं कहता हूँ। पता नहीं इन सांपों में अल्लाह ताला की कोई और ही मखलूक ना हो। मेरे इसे मान देने पर फिर से वो कुछ ना हो जाए जो मेरे साथ हो चुका है, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं करता। जिस सांप को मैंने मारा था वो सांप नहीं, कोई और ही मखलूक थी, जिसको मारने की ये सज़ा मिली कि घर से बेघर हुआ, एक टांग ज़ाया हुई, माँ बाप का साया सर से उठ गया। तो नाज़रीन, आप लोगों का मेरी कहानी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।